नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीआरपीएफ एससीएम का 11 मार्च के शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, और इसकी सोल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी ज्वाइन कर लो। और ये अच्छा खासा कैलकुलेटिव पेपर है जो कि आपका सीजीएल मेंस में भी नहीं पूछा गया है अब तक। ठीक है, तो आपको इस बेस पे करना है, क्योंकि सीजीएल का अगर मेंस का लेके चले जो इस बार पेपर आया था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था, यानी कि कैलकुलेटिव था। तो अगर इस टाइप के अगर पेपर करना चाहते हैं कैलकुलेटिव, तो ये सीआरपीएफ का हो गया, आईसीएआर का हो गया, तो इन पेपरों का सोल्यूशन आपको करना चाहिए, क्योंकि इनमें अच्छी खासी सोल्यूशन मतलब कैलकुलेशन मिलेगी आपको। ठीक है, चलो फिर करते हैं इस शिफ्ट को भी फिनिश। बाकी ये पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी है अगर आप कैलकुलेटिव पेपर का अंदाजा करना चाहते हैं कि कितनी कैलकुलेशन पूछी जा सकती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक दुकानदार समान क्रय मूल्य वाली 120 वस्तुएं खरीदता है। वह 30% वस्तुओं को 25% के लाभ पर, 20% वस्तुओं को 20% के लाभ पर और शेष में इतने परसेंट को 10% की हानि पर बेचता है। वह शेष वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ परसेंटेज क्या है? तो समझो बात को भाई। 120 वस्तुएं थी, हमने मान लिया एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, तो 120 वस्तुओं का इतना रुपया बन गया जाकर। अब 30% वस्तुएं, यानी कि 30% वस्तुएं अगर हम निकालते 120 का, तो कितना आ जाता? 12 3 36। अब इसको क्या किया देखो, अब यहां से एक बार इधर करके दिखा दे रहा हूं। अगर इसका कॉस्ट प्राइस लिखते तो इतना आता, इस पर 25% का लाभ लेते तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट 25 का गुणा हो जाता। तो यही चीज हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिखनी है। अब यहाँ पर कह रहा था 20% वस्तुओं को, यानी कि 120 का 20%, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, यानी कि 24 हो गया। इनका कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है 100 का गुणा करके आ जाएगा, तो 100 से 100 कट ही जाएगा, 20% का प्रॉफिट हुआ। बात समझ गए? और शेष से अब 36 और 20, यानी कि 30 20 50 10 60 हो गई। अब बची कितनी वस्तुएं? यहाँ पर 60 वस्तुएं बची हैं। और इसका 66 से ही 2/3 का मतलब क्या हो गया? 2/3 हो गया। तो 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40 हो गया। और इसको हानि पर बेचता है, 10% लॉस पे बेचता, तो माइनस का साइन कर दिया, यानी कि 60 और 40 100, यानी कि 20 बच गई। ठीक है, अब 20 वस्तुओं को उसने 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच दिया। तो ये निकालते चाहे ना निकालते, लेकिन 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि, यानी कि 500 रुपए की हानि पर बेच दिया। यहाँ पर कितना हुआ? परसेंटेज तो हटाई दो, 100 से 100 कट गया होगा। ये चीज मैं समझा चुका हूँ आपको, यहाँ से ये डायरेक्ट क्यों लिखा गया है। और फिर 24 दूनी 48, 480 का ये प्रॉफिट हुआ। 25 छक्का 150 हो गया, 25 तिया 75 हो गया, 75 में 15 जोड़ेंगे 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से देखते तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट बचा? 80 का प्रॉफिट बचा। यहाँ से हम देखते तो कितने का प्रॉफिट बचा? 400 का प्रॉफिट बचा, यानी कि कुल मिलाकर 480 का प्रॉफिट बचा। अब यहाँ पर कर दो सीधा सीधा, इसको सॉल्व करते हैं कि 480 का तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने अपने पास से लगा कितने दिए भाई साहब? 120 गुणे का 100, और 100 का यहाँ पर गुणा कर दो, तो 0 से 0, ये 0 से 0 चला गया, 12 चौक 48, 4% आंसर। अगला सवाल, एबीसी एक निश्चित कार्य को 30 45 60 दिनों में करते हैं। यदि ए पहले दिन अकेले कार्य करता है और ए बी सी दूसरे दिन एक साथ काम करते हैं और इसी तरह से आगे काम चलता है, तो देखो सिंपल सी बात है, ए बी सी, तो 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। इनका एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे? 180 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी इफिशियंसी 6 हो गई, और यहाँ पर करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, तो यहाँ पर करेंगे 3 हो गया। अब पहले दिन ए अकेले करता है, दूसरे दिन तीनों साथ में करते हैं, तो यहाँ पर 6 काम हुआ, 6 4 10 3 13 हुआ, यानी कि 13 6 कितना हो गया? 19 काम हो रहा है। कितने दिन में? 2 डेज में। बस इतना याद रखना होता है। तो 180 में हमने 19 से डिवाइड किया, तो 19 से एकम 19 तो होगा नहीं, और 19 अट्ठे 152, 19 ने में 171, तो 9 बार यहाँ पर चला जाएगा। 9 बार गया तो 2 का गुणा भी होगा, यानी कि 18 दिन तो यहाँ जो हो चुके। अब 180 से 171 काम हो चुका था, बचा कितना? 9 काम बचा है। अब किसका नंबर आ जाता भाई साहब? ए का नंबर आ जाता, तो ये 6 काम कर देता एक दिन में। कितने दिन में? 1 डेज में करता। काम बचा कितना? 3 काम अभी रिमेनिंग हमारा वर्क है, तो ये क्या हो जाएगा? 18 प्लस का 1, यानी कि 19 दिन काम हो चुका है। अब नंबर किसका आ जाएगा? इनका, यानी कि ये 3/13 हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 19 से 3/13 आंसर। अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में इतने % बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में इतनी घट जाती है।
और तीसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पहले वर्ष के आरंभ की तुलना में इतनी अधिक थी तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें क्या चाहिए, पहले और लास्ट का चाहिए, तो बीच वाला दूसरे वर्ष तो गायब करना है ना। तो 55% अगर हम लिखते तो बटे में क्या आ जाता, 100 आ जाता। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 200 से चीज 211 हो गई यहाँ पर। फिर 2% घट गई, यानी कि 100 से चीज 98 हो। फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष में हम देखते तो 10% बढ़ गई, यानी कि 100 से क्या हो गई, 110 हो। बात समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए होगे। तो ये 0 से 0 काट दो, यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया, यहाँ पर करेंगे 2 चौकू 8 हो गया, और 2 ने में 18 हो गया। अब यहाँ पर कुछ कटेगा? कुछ भी नहीं कटेगा, तो फिर ऐसे ही गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 1000 हो गया। और यहाँ पर 49 है, 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस का 1, यानी कि 50 का गुणा करते तो 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और फिर 211 इसमें से हम घटा देते। तो यहाँ से 10 से 1 गया, 9 गया, 4 से 1 गया, 3 हो गया, और फिर 5 से 2 गया तो कितना हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। इसमें 11 का गुणा और कर दो, यानी कि 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और फिर 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बचा भी है, अच्छा 11 हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर अच्छा 2 जीरो भी छोड़ दिए, तो 11 3 7 2 9 हो गया। इनमें डिफरेंस कितना आया, 13 7 2 9 का। हमारे हिसाब से तो यही डिफरेंस आया ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतनी तो समझ में आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में यही डिफरेंस हमको दिया गया था। कितना दिया गया था, 109832, यानी कि 109832। इसका ये किसका मान है, 13 7 2 9 का। हमें निकालना क्या था, तीसरे वर्ष के अंत में वो जनसंख्या हमारी कितनी है, ये है, यानी कि 11 3 7 2 9। तो यहां से तो कुछ बनेगा नहीं, यानी कि ये जो आंसर दिया गया था वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिया गया था। कैसे दिया गया था, इन्होंने जो पूछा है ना वहां से नहीं, ये पूछा जाता पहले वर्ष में, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी थी। यहाँ पर ये लिख लेना, स्टार्टिंग में या तो शुरुआत में। ठीक है, अब यहाँ पर गुणा कर देते 1 2 3 4 5, तो ये पूरा पूरा 8 बार चला गया, तो आंसर आ जाता हमारा 80,000। गलत बहुत पूछे गए सवाल, जितना हो सकता है उतना गलत पूछा गया। तो 3 2 5 है ना 0, बस ठीक है। तो अब हम क्या ही कर सकते, बहुत सवाल गलत पूछे गए हैं। पाइप एल और एम एक टंकी को क्रमशः इतने इतने में भर सकते हैं। दोनों एक ही समय पर खोला जाता है, लेकिन इतने घंटे बाद पाइप एम को बंद कर दिया जाता है। तो एल को अकेले शेष टंकी को भरने में कितना मिनट लगेंगे। तो देखो एल का 2 एकम 2 3 बटे 2 हो गया, फिर एम का 4 दूनी 8 1 9 बटे में 4 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 दूनी 6 एफिशिएंसी हो गई, इनकी 4 एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ है कि दोनों को एक साथ खोला जाता है और 1/2 घंटे के बाद 6 4 10, यानी कि 5 काम हो चुका है। तो 9 से अगर 5 हम हटा देंगे तो 4 काम बचा। अब इसी 4 काम को 6 की एफिशिएंसी से करना था, तो ये घंटे में था, मिनट में चेंज कर लिया, तो ये यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 40 हमारा मिनट में आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक इतनी की चाल से यात्रा करता है और अपनी चाल को 20% बढ़ाकर ए पर वापस लौटता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल इतनी है, तो 1.4x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतने किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो आप यहाँ पर समझो, डिस्टेंस तो आने जाने की बराबर रही होगी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू में x इंटू में x। 20% स्पीड बढ़ा दी तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 से चीज क्या हो गई, 6 हो गई, 6/5। अब यहाँ पर क्या होगी, स्पीड जुड़ जाएगी, यानी x प्लस का x 6/5, और बराबर में ये दे दिया। अब इसका गुणा करना पड़ेगा, तो 11 3 33, 33 और 7 जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। फिर 11 छक्का 66, 66 में 4 जोड़ा तो 70 हो गया, 11 एकम 11 और 7 18 हो गया, बटे में 11 का। ठीक है, अब यहाँ पर जो बचा है उससे कर लेते हैं, यहाँ भी 6 3 18 हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 आ जाएगा, बटे में 6 5 11, एक्स बटे में 5 आ गया, बराबर में आ गया 150 बटे में 11। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स से एक्स कट गया, 5 से 5 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो एक्स बराबर आ गया 150। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो स्पीड कितनी हो जाएगी, 1.4 इंटू 150, यही तो स्पीड हो जाएगी दूसरी कंडीशन में। बिल्कुल भाई साहब, आप लोग कहेंगे। अब हमें स्पीड जाना कितना, 294 जाना है, बटे में कर दो 1.4, यानी कि 14 इंटू में 15। अब हमें घंटे में ही निकालना, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर करेंगे 14 दूनी 28, 14 एकम 14 हो गया। फिर यहाँ से 3 सत्ते 21 हो गया, 3 पंजे 15, तो 5 एकम 5, 2/5 हमारा आंसर। अगला सवाल,
अब ये सवाल देखो, कह रहा था एक वर्ष में मुद्रण, देखो इंग्लिश में देखोगे तो अच्छा लगेगा, यहाँ पर क्या होगा था, प्रिंटिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आप उसमें मुद्रण ढूंढते रहोगे, मुद्रण बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलेगा। उसकी लागत इतने के बराबर थी और वर्ष 2 में जिल्दसाजी की लागत, जिल्दसाजी का मतलब हो गया बाइंडिंग, ठीक है, इतनी थी। यदि एक में 10% और 2 में 20% था क्या प्रॉफिट, तो दोनों वर्षों के बीच अर्जित लाभ में अंतर कितना था। तो यहां से देखो सिंपल सी बात है कि हमें दिया गया था 46 बराबर 12713, तो 100 बराबर निकालते हमारा टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले में देखना था 29, यानी कि बाइंडिंग दिया गया था ये 29 बराबर है, थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन एडजस्ट कर लेना। तो 29 बराबर क्या दिया था, 56 39, यहाँ से 100 बराबर निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा। बस अब इनका तो खेल खत्म हो गया। यहाँ पर एक चीज और लिख लो जो जिससे हमें दिखाई देती रहे, पहले में 10% प्रॉफिट था, दूसरे में 20%, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पर देखो 46 बराबर इतना है तो 100 बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 12,713 बटे में 46 इंटू में 100। अब इसमें 10% प्रॉफिट है तो 10 बटे में 100 कर सकते हैं, ये आ गया क्या, हमारा प्रॉफिट आ गया, समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हो गया 5639 बटे में 29 गुणे में 100 हो गया, इसमें 20% प्रॉफिट था, ये इसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या बचा है, कैलकुलेशन का पूरा खेल बचा है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 हो गया, ठीक है। 23 पंजे 115 हो जाएगा और 23 छक्का 138 होता है, तो 115 यानी कि 23 पंजे 115 करेंगे तो बचा कितना है, 12 बचा है। फिर 23 पंजे 115 बच करेंगे, 6 बच गया, हो गया, बचा कितना है, 63 बचा। 23 तियां तो 69 होता है, ठीक है, तो 23 दूनी 46 कर लो। अब इतना ही रहने दो, इसमें करते हैं 5 का गुणा, 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 1 26 हो जाएगा और 55 25 2 27। अब इधर भी यहीं से यही गुणा भाग कुछ ना कुछ तो बैठाना पड़ेगा यहाँ पर भी, तो 29 एकम 29 हो गया, क्योंकि 29 दूनी तो 58 होता है, तो 16 से 9 गया तो 7 बच गया, यहाँ पर 4 से 2 गया तो 2 हो गया, यानी कि 273 आ गया यहाँ पर। तो 19 ने में 261 होता है, तो यहाँ पर 273 हो गया, 19 ने में 261 हो गया, बचा कितना, 2 7 से 6 गया 1 हो गया, यानी कि 129 हो गया। अब ये कितनी बार जा पाएगा, 29 चौकू 116 होता है, यानी कि 4 बार और जाएगा, इतना ही यहाँ पर छोड़ दो। अब इसमें गुणा कर दो कितने का, 20 का, तो 0 हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस कर लो, तो 38 80 माइनस का 27 60, तो यहाँ पर 0 हो गया, 8 से 6 गया 2, 8 से 7 गया 1, 3 से 2 गया 1, 11 20 के आसपास आएगा आपका। तो देखो 11 20 के आसपास, तो यही तो लिखा, आंसर लगा दो आगे, ठीक है। उसने बोला हुआ था क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर आप सोच रहे हो, देखो निकटतम पूर्णांकित लिखा है, बस, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी। आप ये तो चीज समझ गए होंगे, अगर इसका सोल्यूशन देख रहे हैं, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस इससे टफ तो किसी हालत में नहीं आ सकता, ये आप खूब समझ लीजिए। अगर इतना कर लिया तो काम हो जाएगा। एक कैन में 50 लीटर स्प्रिट और जल का घोल जिसमें 40% स्प्रिट, 5 लीटर घोल निकाल लिया जाता है, 5 लीटर स्प्रिट मिलाया जाता है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। अंत में घोल में जल का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब ये देखो, इस सवाल को भी बढ़िया सा कहीं नोट कर लेना, अच्छा सवाल है, ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब 50 लीटर स्प्रिट और जल का घोल था, तो स्प्रिट हो गया, वाटर हो गया, 40% स्प्रिट है, यानी कि 40% करेंगे तो 20 ये स्प्रिट हो गई और 30 बचा है वाटर, यानी कि 2 अनुपात के 3 अनुपात में है। अब यहाँ से क्या किया गया, 5 लीटर घोल निकाला गया, तो जो 5 लीटर घोल निकाला गया ना, वो भी इसी रेशियो में निकला होगा, यानी कि 5 बराबर 5 है तो 2 बराबर में 2 हो गया, 3 बराबर में 3 हो गया, यानी कि इससे 2 निकाला गया तो कितना बचेगा भैया, 2 चला गया तो 18 हो गया, और इससे 3 निकाला गया तो 27 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं, हमें किसका घोल चाहिए, जल का परसेंटेज चाहिए, तो वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी लिखते, तो यहाँ पर 27 वाटर है, टोटल कितना हो गया, 8 7 15 के 5 हासिल लगा 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, यानी कि 9 3 27 9 5 45 हो गया। समझ रहे हो ना, हमने यहाँ से रेशियो बनाया है, समझ गए, ये प्रक्रिया हमने यहाँ से निकाल दी। अब ये देखो, यहाँ पर हमें वाटर मिल गया और नीचे टोटल क्वांटिटी, यानी कि वाटर अपॉन में कर दो टोटल क्वांटिटी, ये 3/5 आ गया। अब ये यहाँ पर देखो, जिस रेशियो में चल रहा होगा वो भी तो निकालना पड़ेगा, तो हमने 5 की अदला बदली की और टोटल किसमें, इसमें,
तो 5 एकम 5 हो गया, यानी कि 1 का अदला बदली हो रही, यानी कि 10 से 1 निकल जा रहा, तो 9/10 चीज बच रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से 9/10, 9/10 और 9/10 कर दो। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे सबका, बस मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 का गुणा कर लो, यहाँ पर भी 2 का कर लो। ये तो हो गया 729, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 गुणे में 729 और बटे में हो गया 10। 10 का मतलब 1 2 3 4, गुणे में कर दो 100, तो ये 0 से 0 चला गया। अब यहाँ पर करेंगे 6 ने में 54 की 4, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। फिर करेंगे 6 सत्ते 42 और 42 और 1 तो 43 आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, बिल्कुल, बटे में 100। तो ये यहाँ पर बना कितना जाके 43.74, यानी कि इसको लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके 44%। तो ये काफी अच्छा सवाल है, इसको भी नोट कर लेना। अब ये देखो काफी आसान है, भाषा और विज्ञान में औसत परसेंट अंक चाहिए। तो भाषा में कितने मिले 54, बटे में 75, गुणे में 100। तो ये 25 तिया 75, 25 चौकू 100, यानी कि यहाँ से 4 चौकू 16, या तो ये कर लो 18, 18 चौक 72 हो। इसी तरीके से साइंस का देख लेते हैं, 40 बटे में 50, गुणे में 100। तो 50 दूनी 100 हो गया, यानी कि 80 हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 8 7 15 हो गया। बटे में 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, यानी कि 76% आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो ये 7 लिखा हुआ था, अंदर लिखा हुआ था 2 की पावर 3, गुणे में ये हो जाएगा, प्लस में 5 की पावर 3, गुणे में 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और इस पूरे की पावर लिखी थी 3, पावर में 1/4। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा क्या है, 7 इंटू में 7 की पावर 3, पावर में 1/4। तो यहाँ पर हो गया 7 की पावर 4, गुणे में 1/4, ये कैंसिल आउट, तो 7 आंसर। अगला सवाल, 150 प्रश्नों की एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 नेगेटिव अंक हैं और किसी भी अनुत्तरित प्रश्न के लिए 1 नेगेटिव अंक दिए जाते हैं। राहुल 1/15 प्रश्नों को हल करने में असमर्थ रहता है, जबकि उसके प्रत्येक 2 प्रश्न के गलत होने पर 5 प्रश्न सही होते हैं। राहुल द्वारा प्राप्त अंक बताइए। तो कहने का मतलब उसका ये है, जैसे 150 अंक है पूरे, तो 1/15 तो वो हल नहीं कर पाया, इसका मतलब 10 हल नहीं कर पाए, इन्हें हल किए। अगर आप यहाँ से देखना, उसने लास्ट लाइन में कहा है कि 2 प्रश्न के गलत होने पर 5 प्रश्न सही है, यानी कि कहने का मतलब है कि गलत और सही, यानी कि यहाँ पर कितना रेशियो हो गया, 2:5 हो गया, यानी कि 7 बराबर कितना 140 है। तो यहाँ से हम अगर 2 बराबर निकालेंगे तो 20 गुना, तो 20 दूनी कितना आ गया 40, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से सही प्रश्न उसके 100 हैं, तो गलत प्रश्न कितने हो गए 40 हो गए। बात समझ गए होगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके गलत हुए 40, यानी कि 100 सही हुए, तो 100 के लिए उसे 4 अंक मिले होंगे, यानी कि 400 नंबर यहाँ से मिले। और 2 नेगेटिव हो गए, यानी कि अगर 40 गलत हो गए तो 2 नेगेटिव हुए, कितने नेगेटिव हुए यहाँ पर 80 हो गए। ये हैंग हो जाता है, इसको एप्लीकेशन यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया, लेकिन उसने ये भी कहा था अगर बिल्कुल भी नहीं करोगे तो उसके लिए भी 1 अंक कटेगा। इनकी तो स्पेशल ही नेगेटिव मार्किंग चल रही, यानी कि 90 अंक चले गए इन दोनों को मिलाकर। तो यहाँ से 400 से 90 हटा देंगे तो कितना आ गया 310। अगला सवाल, ये सबसे आसान सवाल होता, 3 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अगर नीचे ABC कॉमन ले लें तो ये हो गया AQ प्लस का BQ प्लस का CQ हो गया। हमें पता है जब हमें A प्लस B प्लस C बराबर 0 दिया जाए तो A की पावर 3 प्लस B की पावर 3 प्लस C की पावर 3 बराबर में क्या होता है 3ABC होता है। इसको यहाँ पुट कर देंगे तो 3ABC अपॉन ABC हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब ये देखो एक आयाम का घनाव था, न्यूनतम ऐसे घनावों का एक घन बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है, घन का आयतन क्या होता। तो देखो जो घन की भुजा होगी वो न्यूनतम बोला है, न्यूनतम कब आएगा जब हम एलसीएम समझते हो ना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 4 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि जो भुजा रही होगी घन की वो इतनी रही होगी। A क्यूब कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अब इसको देखो, ये देखो सबसे पहले तो ऊपर क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया क्योंकि थीटा का मान दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ पर 1 हो गया। tan स्क्वायर 60 का मान, यानी कि tan 60 का मान √3 होता है, √3 का स्क्वायर करोगे लिख ही लो, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत हो जाए।
यहाँ पर देखो 70 और 20 90 हो रहा है, यानी कि ये कट के क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। ये तो पता है ना, cos 70 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 20 लिख सकते हैं। अब ये चेंज होकर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते तो ये sin 20 दे देगा, तो यहाँ से हमने कट कर लिया। माइनस का cos स्क्वायर 60, यानी कि मतलब हो गया 1/4। तो यहाँ पर 1/3 प्लस का 4 एकम 4 हो गया, 4 से 1 गया 3/4 हो गया, तो एलसीएम 12 हो गया और फिर 3 3 9 4 13 हो जाएगा, यानी कि 12 एकम 12 1/12 आंसर। अगला सवाल, ए और बी एक ही बिंदु से 2700 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पर इतनी और इतनी की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, वे पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। तो देखो दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ, सॉरी, तो क्या होगी, स्पीड उनकी जुड़ जाएगी। तो 7 6 13 की 3 हासिल लगा, 1 हो गया, तो 3 और 3 6 हो गया। अब ये किस में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा, वो सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो 5/18 से गुणा कर दिया। ये आया किस में, ये आ गया अब तुम्हारा सेकंड में, ठीक है, लेकिन हमें चाहिए किस में आंसर, मिनट में। तो मिनट में चाहिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग, पहले तो इसी को कर लो, पता लगे कि ज्यादा के चक्कर में 9 7 63 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो 5 छक्का 30 हो गया, यहाँ पर करेंगे तो 60 गुणे 18 बटे में 7 हो गया, ये आया सेकंड में। अब मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे, यानी कि कहने का मतलब हो गया ये 7 गुणे में 60 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 7 दूनी 14 4/7 आंसर। अगला सवाल, जेड अपनी आय का इतने % खर्च करती है, उसकी आय में x% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में इतने की वृद्धि होती है, उसकी बचत में इतनी वृद्धि होती है, x का मान। अब यहाँ पर देखो 66 से ही 2/3% को लिख सकते हैं, 2/3, यानी कि उसकी अगर इनकम कितनी है 3 है, तो उसका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर 2 है, तो उसकी सेविंग कितनी है 1 है। ये रेशियो बना लिया, यहीं पर तुम्हारा काम खत्म। इसमें x% की वृद्धि हो गई, व्यय में 10% की वृद्धि हो गई और इसमें 25 की हो गई। अब इनका गुणा कर देते हैं, तो ये 3x हो गया, इनका गुणा ये 20 हो गया, ये 25 हो गया, इनको जोड़कर इसके बराबर कर दो, यानी कि 3x बराबर यहाँ पर 45 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 15 आ गया। ये छोटी सी एक ट्रिक है, इसी से सवाल सॉल्व कर लिया करो। अगला सवाल, एक विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता और यदि वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता तो लाभ के बीच का अंतर इतना हो जाता। तो बताना है क्रय मूल्य कितना है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम निकाल लेते हैं मार्क प्राइस, यानी कि हमने मान लिया ये 100 है मार्क प्राइस। यहाँ पर देखना, अगर 15% की छूट देते तो 85 में, 20% की छूट देते तो 80 में, हमारे हिसाब से 5 का डिफरेंस हो रहा है और क्वेश्चन में 94.85 का। तो यहाँ से हम अगर 100 बराबर निकालने तो क्या गुना हो रहा था, 20 गुना हो रहा था, इसका भी 20 गुना कर दो तो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो इधर 0 चला जाएगा पॉइंट से, फिर 2 पंजे 10 करेंगे तो वो भी चला गया, 2 अट्ठे 16 और 1 17 हो गया, तो 2 चौकू 8 1 9 हो गया, 2 में 18 हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मार्क प्राइस, ठीक है, क्योंकि हमने ये क्या माना था, मार्क प्राइस माना था। अब वो ये कह रहा था विक्रेता अपने माल पर क्रय मूल्य से 40% अधिक करता है, यानी कि अगर 100 हमारा सीपी है, अब ये दूसरी कंडीशन चल रही है, अब उस 100 से कंपेयर नहीं करना है, तो ये 140 हो गया, यानी कि यहाँ पर 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, तो 7 बराबर दिया था 1897, तो 5 बराबर हमें निकालना था। तो यहाँ से करेंगे 7 दूनी 14 7 7 49 7 एकम 7, यानी कि 271 इंटू में 5, तो 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13 1355 आंसर। आप एक साथ भी कर सकते थे मिक्सचर बना के, लेकिन मैंने सोचा कि अलग रहेगा तो ज्यादा फायदा रहेगा, यानी कि ये आपकी पूरी एक अलग कंडीशन है जिसमें हमने क्या निकाला, केवल मार्क प्राइस निकाला। उसके अलावा हमने यहाँ पर रेशियो बना लिया तो मार्क प्राइस का मान रख दिया, तो हमारा वहां से आंसर आ गया। बस एक कक्षा में 21 विद्यार्थियों को औसत दिया गया था 14 वर्ष। यदि प्रधानाचार्य और उसके एक उनके शिक्षक जो प्रधानाचार्य से 5 वर्ष छोटे हैं की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाती है। प्रधानाचार्य की आयु क्या है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, प्रधानाचार्य और शिक्षक उनके आने से एवरेज में बढ़ोतरी हुई कि कमी हुई, ये तो बात समझ गया, बढ़ गया है, 14 से 17 हो गया तो 3 की वृद्धि हुई। अब यहाँ से समझो, ये तो समझ गए कि वो 14 से ज्यादा होंगे, लेकिन 2 लोग थे तो यानी कि दोनों लोग 14 लेकर तो आए होंगे और उससे ज्यादा ही लाए, तभी एवरेज 17 हो गया, यानी कि एवरेज में बढ़ोतरी कितनी हुई, 3 की हुई। अब टोटल लोग कितने हो गए थे, 21 और 2 23 लोग हो गए थे, यानी कि यहाँ पर मास्टर साहब और फिर प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल लिख लो, यहाँ पर टीचर लिख लो, ये टोटल उनका सम आ जाएगा।
अब यहाँ पर अगर इनको कैलकुलेशन कर दें तो 14 दूनी 28 हो गया, 23 तियां 69 हो गया, तो 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 हो गया, हासिल लगा 1 यानी कि 3 6 3 9 हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल और टीचर का सम है इतना और प्रिंसिपल और टीचर का डिफरेंस है इतना। हमें प्रिंसिपल का निकालना था तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, यानी कि 7 5 12 हो गया, इधर 10 हो गया बटे में 2, तो P बराबर कितना आ गया 2 पंजे 10 तो 1 टीचर का निकालना होता दोनों का डिफरेंस बटे में 2 कर दो। अगला सवाल, अब ये देखो ये तो ओरल सवाल होने चाहिए आपका। 15 पंजे हम 225, 15 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें तो 13 जोड़ देंगे तो 8 3 11 हो जाएगा, 121 यानी कि 11 हो गया, इसमें 11 जोड़ देंगे 36 यानी कि 6 का आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपर हुआ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक संख्या में 15% की वृद्धि करने पर इतनी होती है, वह संख्या बताइए। देखो 15% की वृद्धि की तो 115 हो गई और इसी की वैल्यू दी गई थी 276, 100 की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो 276 बटे में हो गया क्या 115, गुणे में हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 5 तियां 15 हो गया, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो 12 दूनी 24, 240 आंसर। एक चीज देखो हमेशा याद रखना, जैसे मैं लिख के आपको समझाता हूं ना, इतना आप नहीं लिखना, आपको स्टेप्स कटिंग करनी है। अगर इसी तरीके से आप कर रहे हैं ना तो आप कहीं ना कहीं लोगों से पीछे हो रहे हैं, तो आप स्टेप्स कटिंग कीजिए, आपको फायदा रहेगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। रामू और सोमू एक साथ मिलकर पूरे कार्य का 5/7 भाग इतने में करते हैं, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 7 पूरा काम था, 5 भाग 30 दिन में कर रहे हैं, तो 5 भाग 30 दिन में कर रहे हैं तो 7 भाग कितने में करेंगे 42 दिन में करेंगे। तो ये समझ गए, रामू और सोमू पूरा काम कर रहे थे 42 दिन। अब इसी तरीके से रामू का कर लो। रामू का देखो पूरा काम 4 था तो 3 काम कितने दिनों में कर रहा था, यहाँ पर देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा, 28 1 29 हो गया, 4 चौकू 16, 16 और 2 18, यानी कि इतने दिनों में कर रहा है, यानी कि 189 अपॉन में 4। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा 189 अपॉन में 4 अपॉन में 3 इंटू में हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, 3 6 18, 3 3 9, यानी कि रामू पूरा काम करेगा 63 दिन में। बात समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझदार हैं आप लोग, ऐसा तो है नहीं। अब यहाँ पे दोनों से 7 निकाल लिया हमने, तो एलसीएम ले रहे हैं, 7 निकाल लिया तो 7 छक्के 42, 7 नेम 63, इन दोनों का एलसीएम 18 हो जाएगा, तो 18 यहाँ पर चिपका दो। तो यहाँ से करेंगे 6 तियां 18 यानी कि 3 आ गई इफिशियंसी, यहाँ से 9 दूनी 18 2 आ गई इफिशियंसी। अब यहाँ पर देखो इफिशियंसी आ गई तो रामू की 2 आई है, तो यहाँ पर इसकी किसकी आ जाएगी सोमू की 1 आ जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो हमें क्या करना है 18 7 126, इसका आधा काम हमसे बोला गया कि आधा काम करवा दो बस, तो इसका 1/2 कर दो, 1/2 किया, इफिशियंसी कितनी थी इनकी भाई साहब की 1 थी, तो 1 से ये भाग कर दिया, तो यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 2 तियां 6, आंसर आ जाएगा 63। अगला सवाल, 2 कस्बों के बीच की दूरी इतनी है, 2 मोटर चालक एक साथ एक दूसरे की ओर यात्रा आरंभ करते हैं, उनमें से एक की चाल दूसरे की तुलना में इतने तेज है और आरंभ में करने के 1.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी इतनी रह जाती है, उनकी चालों का औसत क्या होगा। अब ये देखो इस सवाल को स्टार मार्क करके, क्या बात है भाई, स्टार मार्क कर लेना और फिर बढ़िया तरीके से एकदम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर देखो ये रही एक डिस्टेंस, 2 कस्बों के बीच की दूरी टोटल कितनी थी भैया 250 थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुछ घंटे बाद इन दोनों लोग मतलब एक यहाँ पर आ गया एक यहाँ पर आ गया, इनके बीच की दूरी घट के रह कितनी गई 31 रह। समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर देखना ये दूरी कवर की गई है, ये दूरी कवर की गई है, ये दूरी बची कितनी है यानी कि 250 माइनस का 31 यानी कि 219 बची है। ठीक है, अब ये कितने घंटे में तय की गई है भैया 1.5 घंटे में, यही तो कह रहा था इतने घंटे में 31 किलोमीटर रह गई, यानी कि 219 उसने 1.5 घंटे में तय कर ली है। अब ये किस स्पीड से गया होगा, यानी कि एक्चुअल में अगर तुम लिखते तो यही तो करते, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, बराबर में क्या हो जाता 1.5 हो जाता, यानी कि हम अगर a प्लस बी लिखते तो यहाँ पर 219/1.5 लिखते, तो यहाँ पर 0 चिपका दो। अब यहाँ पर क्या करते हैं 5 तियां 15 हो गया, इधर करेंगे तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 तियां 15 5 अट्ठे 40 हो गया, इधर करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौकू 12 3 छक 18।
हमें एवरेज चाहिए था। अब एवरेज चाहिए था तो भाई साहब हम क्या करेंगे, 2 से इधर भी भाग कर दो, 2 से इधर भी भाग कर दो, 2 सत्ते 14, 2 3 6, आंसर आ गया फटाफट से। ठीक है, ज्यादा झमेला नहीं, कुछ भी नहीं। अगला सवाल, निश्चित मूलधन पी पर 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पी का 16/25वां भाग है। यदि आर वर्षों की संख्या के बराबर है तो एन का मान क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, पी का 16/25वां भाग है क्या, साधारण ब्याज। यानी कि अगर हम पी मान लेते हैं 25 है तो हमारा एसआई कितना होगा, 16 होगा। यानी कि 25 गुणे में हमें चाहिए क्या, एन का मान चाहिए था, और आर वर्षों की संख्या के बराबर है। यानी कि यहाँ पर एन इंटू में एन करना पड़ेगा, बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। हमें कितना ब्याज मिल गया, इतना, 25 चौकू 100 हो गया। यानी कि एन स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 गुणे में 4, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का 12 गुना है। तो देखो एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 12 हो गया, एलसीएम उनके एचसीएफ का इतना ही गुना है। दोनों का सम यानी कि 13 बराबर हमें दिया था 169। अब हमें क्या एचसीएफ निकालना था, तो 13 एकम 13 हो गया, बचा कितना था, 3 13 39 आ गया। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि एचसीएफ हमारा 13 है और एलसीएम हमारा कितना, 13 गुणे में 12। अब हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये आपको खुले आंख से ही करना है कि पता लगे हमने डिफरेंस बता दिया आप आंसर लगा है, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर एचसीएफ देखो, डिफरेंस करोगे 13 तो आएगा ही, नो डाउट, लेकिन अब 13 का मल्टीपल आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि इन संख्याओं का योग 104 दिया था। यानी कि अगर हम संख्याएं मानते तो 13 ए प्लस का 13 बी बराबर में क्या हो गया, 104। रीजन क्या है, एचसीएफ 13 तो 13 तो साथ में आना ही आना है, तो ए प्लस बी कितना हो गया, 13 8 104 हो गया। और यहाँ से हम क्या कर सकते, इन दोनों का गुणा करते तो ये क्या आता, 13 ए और 13 भी आता। भाई एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो यहाँ से 13 से 13 ये चला गया, ये 13 से ये चला गया, यानी कि नंबर क्या आ गया हमारे पास, ए बी का मान 12 आ गया। समझ में आ गई, तो ठीक है। तो अब आप नंबर समझ सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी बराबर आपको दिया गया है कितना, 8, और ए बी बराबर 12 दे दिया था। यानी कि यहाँ पर 6 और 2 रखेंगे, काम हो जाएगा, क्योंकि 6 दूनी क्या होता है, 12 भी होता है, तो सेटिस्फाइड हो रहा है। यानी कि ए बराबर हमारा 6 इंटू में 13 हो गया, और बी बराबर हमारा कितना हो गया, 2 इंटू में 13 हो गया। तब यहाँ से डिफरेंस करोगे तो 13 तो कॉमन बाहर में आ गया, 6 से 2 गया 4, तो 13 चौकू 52 हमारा आंसर। तो इसीलिए हम वहां पर बोले थे आपको उस वीडियो में भी कि ये ध्यान रखना कि क्या चीज कहाँ पर चल रही है। यानी कि वहां पर 12 लगा दिया तो आसानी से, क्योंकि वहां पर नंबर ऐसे थे, यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे नंबर तो आप बना सकते हैं। और 13 का मल्टीपल एक ही था, तो ऑप्शन में 13 तो आना ही आना। भाई कोई भी नंबर हो, आप डिफरेंस कर रहे 13 तो देखो कॉमन में आ रहा ना, यहाँ पर बात खत्म हुई यहीं पर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं भाई, क्यों उसके पीछे पड़ के भागना है। ए और बी एक व्यवसाय में भागीदारी है। ए 15 महीनों के लिए पूंजी का 1/5 भाग का योगदान करता है और बी लाभ का 2/3 प्राप्त करता है। बी का धन व्यवसाय में कितने महीनों के लिए निवेश किया गया है। तो देखो भाई, ए था और बी था। ए ने पूरी पूंजी अगर 5 है तो इसने 1 भाग लगाया 15 महीने के लिए, तो बची पूंजी बी ने लगाई होगी 4 भाग। समझ गए। अब ये नहीं पता इसने कितने महीने के लिए लगाई, यानी कि 15/4x बराबर में कितना हो गया। अच्छा, बी लाभ का 2/3 ले रहा था तो हम डायरेक्ट ही ऐसे ही कर लेते, लेकिन कोई बात नहीं, 2 भाग अगर बी का हो गया तो 3 में से 2 भाग इसका हो गया, 1 भाग इनका हो गया, तो यहाँ से कर लो, 2 दूनी 4 हो गया, यानी x बराबर 15/2 हो गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 से 1/2। समझ गए ना। देखो किसी भी सवाल में कोई भी समस्या हुआ करे, नहीं समझ में आता तो आपको मैंने कांटेक्ट नंबर दे रखा 9919293977। आप इस पे टेलीग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दिया करो। एक्चुअली क्या होता, ग्रुप में मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, तो ग्रुप जो हैंडल करता है, मान लो मेरे ही सहपाठी हैं, अगर वो देखते हैं तो वो वहां पर करेंगे रिप्लाई, ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पास जो उसका एक्सेस रहता है तो मैं उससे आसानी से देख के आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और ग्रुप में इतना जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि क्या फायदा, पता नहीं क्या मैसेज चल रहा है, लेकिन आप पर्सनल मैसेज करेंगे तो जरूर देखूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर a माइनस बी बराबर इतना दिया था, c का मान निकालना था, तो सिंपल सी बात है, इनका रेशियो आसान कर लो। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, तो a बराबर यहाँ पर
12 का सब में गुणा कर दो तो 4 हो गया, 3 चौको 12, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 हो गया। तो ए और बी का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 8 से 4 गया तो 4 है, यानी कि हमारे हिसाब से भी -4 है। बराबर में दिया था माइनस का 28, सी का मान निकालना था तो ये 7 गुना हो रहा था, इसका भी 7 गुना कर दो 21 आंसर। ठीक है, चलिए फिर आपकी ये भी शिफ्ट समाप्त हो गई है। कमेंट करके बताइएगा सारी शिफ्ट करके मेरे साथ आपको कैसा लगा। और आपकी एक शिफ्ट बची है, हो सकता है कि इस वीडियो से पहले ही अपलोड हो जाए, क्योंकि मेरी तरफ से काम 100% रिकॉर्डेड हो चुका है। एक शिफ्ट बची है तो वो भी मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। जो बंदा भाई एडिट करता है, जो मेरा भाई या सहपाठी, तो वो आपको एडिट करके हो सकता है पहले भी अपलोड करते और बाद में भी करते। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपके कमेंट, हम मुझे इंतजार रहेगा कमेंट का। ठीक है, बहुत टफ शिफ्ट थी और अच्छे से करने की कोशिश की। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।